हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पर जो एक स्टोरी से स्टार्ट किया गया है चैप्टर, इसमें एक पहेली और बूझो होते हैं जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में जाते हैं, मतलब अपने दादा दादी के गांव में जाते हैं जब उनका समर ब्रेक होता है। तो डिनर के बाद वो छत पे जाते हैं रात को, तो वो देखते हैं कि इट वाज अ वेरी क्लियर क्लाउडलेस नाइट, मतलब कि जहाँ पे ऐसी रात जब वो ऊपर जाते हैं तो उन्होंने दिखता है कि एक क्लियर क्लाउड से लेस, मतलब कि बादल नहीं है आसमान में। ठीक है, तो आपको जो उन्होंने स्काई आसमान देखा तो कि रात जो है और जो आसमान नज़र आ रहा है उनको, वो बिल्कुल क्लाउडलेस है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं देख के कि वहाँ पर जो आसमान में बहुत ही ब्राइट और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह का जो ब्यूटीफुल सीन है उनको ऐसा शहरों में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा रात को जाकर ऊपर छत पे कि कितना अच्छा है। देखिए इस पिक्चर में दिखा रखा है कि बिल्कुल क्लियरली सारे स्टार्स, जो मून है वो बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल ब्राइट नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जो पहेली है वो वंडर हो जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़। वो ये बोलती है कि जो हमारे कि शहरों में ऐसा क्यों नहीं होता, कि शहरों में इस तरह से जो रात को जो आसमान है वो इतना क्लियर क्यों नहीं नज़र आता, लेकिन गांव में नज़र आता है। तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिटीज़ होती है, शहर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट स्मोक, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और रात को जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स की वजह से क्या होता है कि उनको जो आसमान है यानी जो स्काई है रात को क्लियर नज़र नहीं आता। ठीक है, बल्कि उन्होंने जब देखा कि ही इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरी। और उन्होंने देखा कि जो उन्होंने जब जो बूझो और पहेली है, जब वो आसमान में देखते हैं तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। तो उनके बारे में जो भी उनको नज़र आ रहा है उनके बारे में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हैं। तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको बताया उनके बारे में, उसके उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्टोरी, उनसे जो एसोसिएटेड जो स्टोरी थी उन्होंने वो बताई। ठीक है, तो पहेली और बूझो तो बूझो जो था दोनों वैसे ही बहुत ज़्यादा वंडर थे, बहुत ज़्यादा हैरान थे कि भी रात को इतने ब्राइट, इतने लार्ज नंबर ऑफ उनको स्टार देखने को मिले। ठीक है, बिल्कुल क्लियर नाइट देखने को मिली। लेकिन ये जो शहरों में नहीं होती, शहरों में इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा डस्ट, मतलब पॉल्यूशन हो जाने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जो गांव है उनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, इस वजह से वहाँ कोई ब्राइट लाइट भी नहीं होती, इस वजह से उनको जो आसमान है रात को बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से। अब उन्होंने देखा कि जब वो आसमान की तरफ देख रहे थे, जो बूजो और ट्विंकल थे, वो सॉरी बूजो और पहेली थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि कुछ स्टार्स उन्हें ऐसे नजर आ रहे हैं जो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो स्टार लाइक ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट कौन से थे? तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, जो स्टार्स के तरह दिखते हैं लेकिन ट्विंकल नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। देखिए हमारे पास क्या होता है, कुछ स्टार्स होते हैं जो ट्विंकल करते हैं, लेकिन कुछ स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, चमचमाते नहीं हैं। ठीक है, वो जो ऐसे आपको स्टार लाइक ऑब्जेक्ट जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं, अगर आपको आसमान में दिखते हैं रात को, तो वो आपके स्टार्स नहीं होते, वो उनका नाम क्या होता है, प्लेनेट होता है। क्या नाम होता है? प्लैनेट्स होते हैं वो। ठीक है, अब आगे उन्होंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट देखा आसमान में, स्काई में। क्या देखा नाइट स्काई में? कि जो मून है वो एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द नाइट स्काई। कि जब वो रात को अपनी छत पे गए और उन्होंने आसमान में देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स उनको नजर आए। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने देखा कुछ एक ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट उन्हें नजर आ रहा है जिसको उसने नाम दिया कि वो मून है। ठीक है, उसके अलावा हमें जो स्काई में रात को आसमान में नज़र आता है वो क्या नज़र आता है, कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, इसमें स्टार्स भी हो गए। ठीक है, कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो कि ट्विंकल नहीं करते, मून उन्हें नज़र आया, और कुछ इनके अलावा कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं स्काई के अंदर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। देखिए ये डेफिनेशन है कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट की,
कि जो स्टार होता है एंड प्लेनेट, द मून, स्टार, द प्लैनेट्स एंड द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ध्यान से कि अब जो ये कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब कि जो स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ जो मून हो गया, और इनके अलावा कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका नाम होता है कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो इन कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं और इनसे रिलेटेड जो फिनोमिनाज होते हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारे पास क्या होते हैं, एसोसिएटेड जो फिनोमिनाज होते हैं इन कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं, साइंस में जो फिजिक्स ब्रांच होती है, तो फिजिक्स ब्रांच के अंदर जो हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस, जो कि साइंस की, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, यानी स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी जो अलग अलग शेप्स बनती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स होते हैं, मून के बारे में स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उन प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सारा का सारा जो स्टडी है, जो इनसे एसोसिएटेड फिनोमिना है, तो वो जिस ब्रांच के अंडर, जो साइंस की एक ब्रांच होती है उसके अंडर स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, आगे देखिए, इन एशियंट इंडिया आवर एंसेस्टर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस्ड for their time. Passage of sun, stars, moon and planets in the sky help them to devise calendar and almanacs. देखिए इसमें क्या था, पुराने टाइम में क्या होता था, जो हमारे पूर्वज थे वो आसमान, पहले के टाइम, बहुत सालों पहले की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि बहुत साल पहले जब हमारे पास क्लॉक नहीं थी, वॉच नहीं थी, टाइम का नहीं पता लगता था, तो जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे पता लगाते थे टाइम का? वो क्या करते थे, जो आसमान में तारे नजर आते थे, उन तारों की पोजीशन की हेल्प से, कि उन तारों की जो पोजीशन होती थी उनकी हेल्प से, उन तारों को देख के वो समय के बारे में, टाइम के बारे में पता लगाते थे। ठीक है, साथ ही साथ वो जो लॉग थे वो टाइम टू टाइम, वो ये भी जो क्लाइमेट कंडीशन होती थी, जो रेनफॉल पैटर्न था, कि हमें किस टाइम सोइंग करनी है, किस टाइम हमें फसलों को उगाना है, ठीक है, जो सीजन फेस्टिवल्स की डेट्स हैं वो भी इनके अकॉर्डिंग ही फिक्स की जाती थी। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में, यानी चांद के बारे में। आपने देखा होगा कभी भी आसमान में कि आपको जो चांद है वो दिन पे दिन एक अलग अलग डेज पे, जब आप मून को देखते हो आसमान में, स्काई में रात को, तो आपको उनकी शेप थोड़ी अलग अलग फेस, कभी वो थोड़ा बड़ा नजर आता है, फिर धीरे धीरे वो छोटा नजर आना शुरू हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है तो बिल्कुल ही बड़ा, बिल्कुल फुल मून नजर आता है। तो इन्हें बोलते हैं फेजेस ऑफ मून, कि जो आपको हर डे, दिन पे दिन, हर दिन आपको एक अलग फेज नजर आता है मून का। तो वो क्या होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपने देखो ध्यान से, आप देखा है कि काफ़ी टाइम में जब आप अगर आप डेली देखें, डेली रात को आप देखिए, नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपको डेली जो मून होता है उसका एक अलग फेज नजर आता है। ठीक है, द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून। इसमें क्या कह रहा है कि एक ऐसा दिन जिसपे आपको मून फुल नजर आता है, तो उस डे को हम बोलते हैं फुल मून डे। आपने पूर्णमासी सुना होगा कि हम बोलते हैं कि पूर्णमासी के दिन हमें पूरा चांद नजर आता है, उसी को ही कहते हैं फुल मून डे। फिर उसके बाद क्या होता है, हर रात, एवरी नाइट, अगर आप उसके आगे, जैसे पूर्णमासी आई, फुल मून डे था, उसके बाद धीरे धीरे जो आपका जो चांद है हर रात वो थोड़ा थिन होता चला जाता है, दिन पे दिन और थिन चला जाता है। तो 15वें दिन क्या होता है, वो बिल्कुल थिन हो जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं कि अमावस्या आती है। ठीक है, कि पहले पूर्णमासी आई, फिर क्या आई, अमावस्या आई। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके अगले 15 डे पे देखिए, जब आपको मून विजिबल नहीं हुआ था, उसके अगले 15 दिन बाद फिर आपको एक नया मून डे नजर आता है, मतलब एक फुल मून फिर नजर आता है स्काई में। तो ये जो हमारा जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमें दिन पे दिन, हर दिन जब हम देखते हैं मून की, ड्यूरिंग ए मंथ, एक महीने के दौरान हम देखते हैं कि हमें वेरियस अलग अलग तरह की जो शेप्स नजर आती हैं एक ब्राइट पार्ट ऑफ मून की, उसको बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। की हम एक महीने में अगर अलग अलग दिन पे देखते हैं रात को मून को, आसमान में रात को, ठीक है, तो हमें उसके अलग अलग फेज नजर आते हैं। ठीक है, जो ये फेजेस ऑफ मून है, इनका हमारी सोशल लाइफ में
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं जो सेलिब्रेट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ मून इनके अकॉर्डिंग होते हैं कि दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जो बुद्ध पूर्णिमा है पूर्णमासी को, जो गुरु नानक का बर्थडे होता है, ठीक है, उनका जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है, महाशिवरात्रि आती है वो कब सेलिब्रेट होती है। तो ये सारे मून की जो हमारे जो फेसेस ऑफ मून है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इनको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे ईद आता है, ईद उल फितर आता है कि ऑब्जर्व ऑन दैट डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रिसेंट मून, जिस दिन हमारा जो मून होता है मतलब अमावस्या की मून बिल्कुल ही, जैसे पूर्णमास आती है, पूर्णमासी से आगे 15 दिन बाद यानी 15वें दिन आपको बिल्कुल ही थिन नजर आता है मून, तो उस दिन जो मून होता है उसको बोलते हैं क्रीसेंट मून जो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले 15वें दिन बाद फिर दोबारा क्या नजर आता है आपको, एक फुल मून नजर आता है। तो आपने क्या देखा कि जो टाइम पीरियड है वन फुल मून और टू द नेक्स्ट फुल मून, की एक जब फुल मून नजर आया तो उससे अगला फुल मून जब आपको नजर आया था उसके बीच में जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड लोंगर देन 29 डेज का होता है। कि कैलेंडर में हम इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, मंथ बोलते हैं। कि हर महीने में यानी हर, जैसे कि आज अब जैसे कि कौन सा महीना चला, मई के महीने में जिस दिन आपको फुल मून नजर आया पूर्णमासी थी, उससे उसी मतलब उससे 29 दिन बाद आपको एक फुल मून नजर आता है। तो एक फुल मून से अगले फुल मून के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो एक महीने 29 डेज का होता है, यानी जिसको हम कैलेंडर्स में 1 मंथ का बोलते हैं, ठीक है, कि एक मंथ कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? तो ये सब था फेज ऑफ मून के बारे में कि हमने यहाँ पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ मून। अब आपने देखा होगा कि जो सनलाइट होती है वो मून पे इंसिडेंट होती है, तो हमें मून का वो पार्ट नजर आता है जिस पार्ट पे जो होती है सन जो है वो अपनी सनलाइट को जिस पार्ट पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो वहां से, तो वही पार्ट जहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आंखों में आती है तो वही पार्ट हमें मून का नजर आता है, ठीक है। जो स्टार्स होते हैं वो भी जो अपनी लाइट, उनके पास भी लाइट है, वो सन की वजह से ही होती है, ठीक है। तो जो मून विजिबल होता है हमें रात को वो सिर्फ जो सन रेज है उनकी रिफ्लेक्शन की वजह से आता है। कि सन रेज मून के एक फेस पर पड़ती है, ठीक है, इंसिडेंट होती है, तो उस मून से रिफ्लेक्ट होके वो रेज हमारी आईज पर आती हैं, और जब हमारी आईज में एंटर करती हैं यानी अर्थ के जिस पार्ट में वो रिफ्लेक्टेड लाइट जाती हैं वहां से हम उस मून को देख पाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारा थोड़ा सा मून के बारे में था, ये जो पार्ट था फेजेस ऑफ मून कि मून क्या होता है। ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है पोजीशन ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फेजेस, की जिस तरह से कि जो मून है वो अर्थ के हमें पता है कि जो मून होता है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है अभी हम इस चैप्टर के अंदर इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो अर्थ होता है उसके चारों तरफ जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो रिवॉल्व करता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हमें नजर आते हैं। तो इस पिक्चर में यही दिखा रखा है हमें, ठीक है। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है वो कौन करता है, मून रिवॉल्व करता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमें नजर आता है कि मून जो होता है वो किस किस तरीके से नजर आता है। कि साइज ऑफ द मून, कि एक बार जब हमें अर्थ से नजर आया कि जब हमें एक फुल मून नजर आया तो फुल मून डे के बाद जो हमारा मून का पार्ट होता है वो धीरे धीरे थोड़ा कम, उसका जो साइज है अर्थ से जो विजिबल होता है मून, उसका जो पार्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद अमावस्या आती है, फिर अमावस्या से 15 दिन बाद, 14-15 दिन बाद फिर हमें एक फुल मून डे, फिर हमें एक फुल मून नजर आता है। तो ये सारे क्या होता है, ये फेजेस होते हैं मून के, ठीक है। तो ये हमारे जो था ये फेजेस ऑफ मून के बारे में था। अब आप जो है मून का सरफेस, आपने देखा है कि जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ एक 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है, और साथ ही साथ अपना एक रोटेशन भी करता है अपनी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करते हैं और साथ ही साथ एट द सेम टाइम साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। अब मून सरफेस के बारे में बात करते हैं कि जो मून होता है वो एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है फॉर पोएट या स्टोरी टेलर्स जो होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, कवि होते हैं, वो चांद को लेकर बहुत सारे अच्छी अच्छी स्टोरी बताते हैं, पोएम बनाते हैं, ठीक है। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, की जब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो मून पे चांद पे भी चुके हैं, आपको पता होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहला एक एस्ट्रोनॉट था जो कि अमेरिकन था। 21 जुलाई 1969 में वो कहाँ पर गया था,
मून पर गया था, और इनके साथ एक एडविन एल्ड्रिन थे, वो भी इनके साथ ही गए थे। ठीक है, तो जो ये एस्ट्रोनॉट होते हैं जो ये मून पे लैंड करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो मून का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा डस्टी और बैरन है। ठीक है, मतलब बंजर, जो बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट है वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े माउंटेन्स भी उन्होंने देखे। तभी हम जब अर्थ से मून को देखते हैं तो जो मून है हमें उस पर कुछ दाग नजर आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनकी आईज, हमें ऐसा लगता है ना कि ऐसा लगता है कि आईज बनी हुई है, उनका नोज बना हुआ है, जबकि वो ऐसे नहीं होते, वो कुछ कुछ धब्बे नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो मून होता है, मून के ऊपर, जो मून के जब मून के ऊपर लैंड हुए थे एस्ट्रोनॉट, उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि वहाँ बहुत गहरे गड्ढे हैं, बहुत ही डीप में, जो बहुत ज़्यादा गहरे हैं गड्ढे हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े माउंटेन्स भी है, और बहुत ज़्यादा डस्ट है वहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वजह से, इसी वजह से हमें मून जो होता है वो ऐसा नजर आता है, हमें थोड़े थोड़े उस पर धब्बे से, थोड़े दाग से नजर आते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो उस पर इतने ज़्यादा हाईली, जो बहुत ज़्यादा हाईली माउंटेन और बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं, ठीक है, वो हमें नजर आते हैं, इस वजह से ऐसा है, ऐसा नजर आता है मून हमें। और मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ना पानी है, इसीलिए वहां पर पानी नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए मून पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था कि जुलाई 21 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका नाम था, उन्होंने सबसे पहले मून पर लैंड किया था, और उनके साथ एडविन एल्ड्रिन गए थे। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉट गए थे मून के ऊपर। जब वो गए तो उन्होंने ही मून के बारे में बताया, मून के सरफेस के बारे में बताया कि वो कैसा है वहां से। ठीक है, अब आज इस टॉपिक में, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हमने पढ़ा मून के बारे में, जब हमने पढ़ा कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। ठीक है, और साथ ही साथ फेजेस ऑफ मून के बारे में पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन कौन था पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट टाइम मून पर गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उनके साथ गए थे एडविन एल्ड्रिन गए थे। ठीक है ना, तो अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम जो है उसमें सभी प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और अदर जो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वो आगे आने वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो आज मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ अगर आप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो लाइक द प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू।